इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा बायट-सवर्ट लॉ और एम्पेयर्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सवर्ट लॉ। देखो पहले हम बायट-सवर्ट लॉ समझते हैं क्या है। बायट-सवर्ट लॉ कहता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट एलिमेंट पे, ठीक, डायरेक्टली आर स्क्वायर पे इनवर्सली, ठीक है। अच्छा, और साइन थीटा पे। अब जो ऊपर दी हुई है जिसमें बोल्ड लेटर में आई और एल दिखाई दे रहे हैं वो सब वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। करंट वेक्टर है नहीं, डीएल, हाँ डीएल वेक्टर है, इसको ला सकते हैं हम। सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब डीएल अगर वेक्टर है तो इसके साथ एक और वेक्टर लाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी आपका साइन थीटा हटेगा, ठीक है। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट लाने के लिए मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, ठीक है। या यूं कहो कि मैंने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो है आर यूनिट वेक्टर। अब देखो डी भी एक वेक्टर है, डीएल वेक्टर है और आर यूनिट वेक्टर। अब आर यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। आर स्क्वायर आर के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आर का क्यूब, और ऊपर बचेगा आई डीएल आर साइन थीटा। अब साइन थीटा हटेगा तो आई और डीएल के बीच में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये होगा इसका जवाब। देखते हैं कौन है ऊपर ऑप्शन में, ये है कि नहीं। सी लग रहा है यहां से, देखो डीएल और आर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, इस वाले में कांस्टेंट मिसिंग है तो ये भी ठीक, लेकिन कांस्टेंट मिसिंग है। इसमें आई के ऊपर करंट लगा दिया, ठीक है, ठीक है, सी है इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, पहले तो आप उसी इक्वेशन को देखो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि बायट-सवर्ट लॉ की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के हिसाब से जरा ध्यान देना आप, यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 एम्पेयर, देखो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है, देखो यहाँ करंट दिया है आपको 10 एम्पेयर। डीएल, डीएल यहाँ पे इसने डीएक्स के तौर पे दे दिया है, डीएक्स आई, आई का मतलब यहाँ पर थीटा देखने में आसानी होगी, क्योंकि जो इसमें इसने डिस्प्लेसमेंट दिया यानी कि आर दिया है वो वाई पे है, तो आर वाई एक्सिस पे है और डीएल एक्स एक्सिस पे है, तो जाहिर सी बात है थीटा 90 होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डीएल और आर के बीच में जो थीटा होता है वही साइन थीटा बनता है। आगे चलते हैं, अब यहां से डीएक्स आई तो आ गया, थीटा 90 भी दिखाई देने लग गया, आर की वैल्यू 0.5 दिख रही है, करंट दिख रहा है, डीएल डीएक्स की वैल्यू है कहीं क्वेश्चन में, डीएक्स की वैल्यू नहीं दी, देखो इसको सॉल्व करते हैं। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का मतलब है 10 की पावर -7, आई दिया है 10 एम्पेयर, डीएल नहीं दिया क्वेश्चन में, साइन 90, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें डीएल दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ, ये रहा, देखो यहाँ दिया है डीएल 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2 मीटर, हो गया क्वेश्चन खत्म।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 90 कहाँ से आगे पता चल गया आपको, आई और जे से पता चला है कि ये 90 है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 12 एम्पियर is sent into a semi circular loop of radius 2 centimeter. What will be the magnetic field at the center of semi circular loop? ठीक है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले समझो ये एक स्ट्रेट वायर है, ये इसके सामने ही आ रहा है, ये भी इसके सामने ही आ रहा है। अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट हो और उसके एक्सियल पोजीशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो वो जीरो होती है। तो अगर मैं कहूँ इससे B1 क्या निकली और B3 क्या निकली, तो आप बोलोगे जीरो। लिख दो यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज जीरो, है ही नहीं। अच्छा, और सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाफ सर्कुलर लूप, आधा सर्कुलर लूप दिया आपको, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकली वो कितनी निकली, पूरे से होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आधे से कितनी होगी, आधे का एंगल होता है 180 और पूरे का एंगल होता है 360, तो हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये मैग्नीट्यूड आएगा, जरा ध्यान दो। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकला क्या, करंट दे रखा है 12 एम्पेयर, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई 10⁻⁻⁷। करंट दे रखा है 12 एम्पेयर, रेडियस देखते हैं कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब डायरेक्शन कितनी कैसी है इसकी देखते हैं। अब यहां पर आप राइट हैंड थंब रूल लगा दो, तो करंट अगर आपका जा रहा है क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होगी इनवर्ट द पेपर। ठीक, ठीक है, ये देखो क्रॉस का मतलब इनवर्ट होता है बेटा, याद रखना, क्रॉस जो होता है उसका मतलब इनवर्ट होता है। सॉल्व करके देख लेना सी और डी में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, आगे चले। देयर इज अ थिन कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अगर ये एक कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक्सिस पर या उसके कंडक्टर के ऊपर भी जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा लगता है, अगर उसके एक्सिस पे आ जाओगे तो थीटा 0 या 180 हो जाएगा और वैल्यू 0 आएगी आपकी। इस बात पे ध्यान दो, अगर आप उसके एक्सिस पे आ जाते हो तो थीटा की वैल्यू 0 आती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है इफ अ करंट लूप ऑफ रेडियस r कैरिंग एंटी क्लॉकवाइज करंट I is placed in a plane parallel to yz plane। ठीक है, अब बात समझो, प्लेन है आपका yz, then magnetic field at a point on axis of loop is given by what। ठीक है, प्लेन है आपका yz, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी इस लूप से। अच्छा, अब ये जो प्लेन था ये तो ये था, लूप का है, लूप ये रहा, देखो अब ये एक्स वाई प्लेन पे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वाई जेड प्लेन पे और मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब नीचे दिया आंसर में एक्स एक्सिस कहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, तो एक तरीके से तो ये पता चल गया कि इसका ऑप्शन सी होगा। एक बात, दूसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
अपॉन में 2x² r² की पावर 3/2। अब मैं सारी चीजें बताता हूँ। x क्या है यहाँ पर, अगर ये इसका सेंटर है और मुझे ये इस P पॉइंट पे निकालना है, परपेंडिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये होगा आपका x, r होगा इसका रेडियस, करंट इसके अंदर I फ्लो कर रहा होगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। याद करो हमने एक ऐसा केस किया था, ये करंट कैरिंग लूप है, इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। तो हम क्या क्या चीजें लेते थे, ये हो गया वो रेडियस r जो इसमें क्वेश्चन में दिया है, ये हो गया वो डिस्टेंस x, और इसको हम छोटा r कह सकते हैं, मतलब √r² + x², ठीक है बस। और इक्वेशन क्या बनेगी, μ0 I r² अपॉन में 2x² + r² की पावर 3/2। हाँ, यहाँ पर अगर मैं इस x को निग्लेक्ट करता हूँ तो सेंटर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखो क्या कहता है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर PQR इज बेंड टू फॉर्म अ राइट एंगल एज शोन इन फिगर। ठीक है भैया, अब मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ उसको पहले मार्क कर लेता हूँ। PQR देखते हैं, ये है PQR जो फिगर में वो दिखाना चाह रहा है, ठीक है, बेंड कर दिया इसने उसको, कोई दिक्कत नहीं। अ करंट I इज फ्लो थ्रू PQR, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट M पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इस करंट की वजह से, H। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQR इज इक्वल्स टू H1। आगे, नाउ अनदर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS इज कनेक्टेड एट Q। अब QS देखो आप, इसको दूसरे हाइलाइटर से दिखा देते हैं, ये रहा QS, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया, अच्छी बात है। अब इसके बाद एट Q सो दैट द करंट इज हाफ इन QR एज वेल एज इन QS। QR और QS में आधा आधा करंट आ जाए, अच्छा ठीक है। द करंट इन PQ रिमेन अनचेंज, PQ में कोई चेंज नहीं आया, QR QS में चेंज आया, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट M इज नाउ H2। अब मैग्नेटिक फील्ड H2 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब तीन टुकड़े हो चुके हैं, ये तो था शुरुआत में, इनिशियली ये था H1, ठीक है। अब टुकड़े हो चुके हैं तीन, तो तीनों की डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, देखते हैं कैसे। H1 तब था जब मैग्नेटिक फील्ड M पर आ रही थी PQ से, सिर्फ PQ से, तब वो जो अभी मैंने ग्रीन कलर से लाइन बनाई है वो नहीं आई थी। H2 तब है जब तीन वायर से आई है। अब जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ RQ QS। अब जरा ध्यान देना, तीन टुकड़े हैं, अब पहले तो एक ही वायर थी जिसको हमने L शेप में लिया था, अब तीन टुकड़े हैं, तीन टुकड़े हैं ना, तो तीन टुकड़ों का करना क्या है जरा उस पर ध्यान दो। पहला है ये RQ का क्या करूं। अब अगर आप RQ को देखोगे तो RQ के एक्सिस पर ही वो M पॉइंट आ रहा है, और मैंने भी बताया था अगर एक्सिस पर M पॉइंट आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो लिख लो यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RQ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो पहले थी QR से वो बिल्कुल मिड पॉइंट से काट दी गई है, पहले PQR था, अब सिर्फ QR रह गया, तो जो पुरानी थी उसका आधा हो गया, ठीक है। एक मिनट रुको, इनफाइनाइट लॉन्ग है PQ, नहीं H1 ही रखते हैं पूरा, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है ना, रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो QR तो ले चुके हैं हम, जो अब मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं मैं वो है मैग्नेटिक फील्ड PQ। जरा ध्यान दो, इस मैग्नेटिक फील्ड से अब भी H1 ही आ रही है,
अगली कौन सी बची? मैग्नेटिक फील्ड जो नई आई है, QS। QS वो H1/2। देखते हैं इसके बारे में कहीं लिखा है, ये लिखा है, देखो पढ़ो। Now another infinite long straight conductor QS is connected at Q so that the current is half in QR। अगर करंट आधा है इसमें उससे QR से, as well as in QS, तो QS की मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सुनो, मैग्नेटिक फील्ड QR की 0 है क्योंकि उसके एक्सिस पे रखा है, QS की आधी है क्योंकि वो करंट आधा ले रही है। ठीक है, उसके बाद PQ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, PQ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ले सकते हो आप। ये करंट आया यहां से, आधा चला गया यहां पर, आधा चला गया यहां पर। अब इस आधे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ है। चलो लगा दी सारे जुगाड़। अब इन तीनों को जोड़ दो तो वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 0 प्लस H1 प्लस H1/2। ठीक, तो ये कितना आया? 3/2। H1। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, पहले कितनी थी? H1, अब कितनी है? 3/2 H1। डिवाइड कर दो इसको, ये टोटल निकल कर आई है आपकी H2। तो H1/H2 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करने पे H1 तो कट जाएगा, 3/2। 3/2, एक मिनट, H2 नीचे है ना, उल्टा आएगा, रुको, 2/3। अब देखो 2/3 ऑप्शन है, हाँ जी है ये। फिर दोबारा सुन लो, एक वायर थी PQR, उस वायर PQR में करंट I फ्लो कर रहा था। जब मैंने एक और नई वायर जोड़ी तो करंट उसमें भी जाएगा। ये कहाँ पढ़ा हमने? लेसन नंबर 3 में, जंक्शन रूल में। तो जंक्शन रूल के हिसाब से आधा आधा करंट बट गया। आधा आधा करंट बटने की वजह से जो नई वाली वायर है जिसमें आधा करंट गया है, आधी मैग्नेटिक फील्ड का असर उससे भी पड़ने लगा M पर। और जो एक नया सेक्शन बन गया QR, पहले जुड़ा हुआ था इसलिए नहीं था नया सेक्शन, अब जो नया सेक्शन QR बना वो M के बिल्कुल सामने आ रहा है, वो अपना मैग्नेटिक असर नहीं दिखाएगा। तो नई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि H2 जो बनकर आई वो 3/2 H1 बनकर आई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो, डायरेक्शन बहुत यूज करिए इसमें। अब कहता है एक पॉलीगन शेप है, पॉलीगन शेप वायर इज इंस्क्राइब्ड एज अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ठीक है, ये लो, रेडियस R, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन when current flow through the wire is what? देखो, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये लो। अब इस सर्कल में एक पॉलीगन बना रहे हैं, देखना, फिगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो काम चला लेना। अब पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं? n साइड्स हैं। ठीक है, अब बात को समझना, सारी साइड तो आप देखोगे नहीं, सेंटर से एक साइड पकड़ लो आप, ये लो, ये है आपका रेडियस सर्कल का R। ये एक स्ट्रेट वायर है, समझ रहे हो? ये एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर। ये लो, करंट इसमें फ्लो करा देता हूं मैं, करंट है I। देखो ध्यान दो, पूरी फिगर में करंट फ्लो करा दिया। इस वाले को मैं अभी बहुत सारी चीजें बनाऊंगा इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आगे देखते हैं। अब वो कहता है उसके सेंटर से एक लाइन जा रही है जो उसको बाइसेक्ट करती है, ऐसे।
अब बाइसेक्ट का मतलब होता है थीटा ऊपर भी है और थीटा नीचे भी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ पॉलीगन शेप्ड वायर इज इंस्क्राइब्ड एज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन व्हेन करंट फ्लो थ्रू द वायर इज, अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करो, जो सेंटर तक जाने वाली लाइन है वो दो हिस्सों में काट देती है इस एंगल को, इस एक लाइन को। तो यहां लिख लो आप, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ वन साइड, एनी वन साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू, एक जो साइड है उसका कितना एंगल बैठेगा, टोटल तो 2 पाई है और ऐसी पॉलीगन में n साइड्स है, ठीक है। और हर एक साइड पर 2 थीटा आ रहा है, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाय n। अब स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगाओ। हम जानते हैं, हमने बायट-सवर्ट लॉ की एप्लीकेशन करी थी स्ट्रेट वायर के लिए, वो कितनी थी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब दिक्कत ये है, ये छोटा r जो है ये डिस्टेंस है और ये हमें दिया नहीं है, तो अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे। देखो ये है आपका कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है रेडियस, दिखाता हूँ मैं भी फिगर में, और ये है छोटा r। अब इस छोटे r को थीटा की मदद से निकाला जाएगा, दिख रहा है ये है छोटा r आपका। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ तो ये तो बेस है, ये हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो r आ गया r कॉस थीटा, और आ गया तो उसको यहाँ पुट कर दो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू है r कॉस थीटा और ऊपर है 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा बचा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करनी है बस, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r टेन थीटा, और थीटा भी हमने क्या निकाला था, n पाई। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, n पाई बाय n, चेक करो, पाई बाय n ये दिख रहा है, म्यू नॉट n I, n टर्न्स के लिए होगा वो, ठीक है। अब जो अभी हमने निकाला वो एक टर्न के लिए, तो यहां लिख लो फॉर n टर्न्स v इक्वल्स टू म्यू नॉट n I अपॉन में 4 पाई r 10 पाई बाय n। खत्म कहानी, आगे चलते हैं। 2 आइडेंटिकल वायर्स A एंड B, ठीक है, ईच ऑफ लेंथ L कैरी द सेम करंट I, ठीक है। वायर A इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस R, वायर B इज बेंट इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है। इफ BA and B are the value of magnetic field at the center of the circle of square respectively, then what is the ratio? जरा ध्यान दो, कहता है 2 वायर है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, L लेंथ है। इस L लेंथ को हमने स्क्वायर में और एक सर्कल में चेंज किया, और दोनों में करंट भी आई है। एक को सर्कल में चेंज कर दिया, एक को सेम साइड वाले स्क्वायर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर्कल की बात करें तो सर्कल के सेंटर का तो हमारे पास फॉर्मूला है भाई, B
एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, खत्म कहानी। ठीक है। हाँ, आप r का रिलेशन निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, लेंथ l ली थी हमने, तुम जानते हो जो लेंथ l है वो सर्कल में 2 पाई r है, तो r कितना हो गया, l अपॉन 2 पाई। अब इस बात को यहाँ पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ l अपॉन में 2 पाई, खत्म। अब एक तो बात हुई है, अब स्क्वायर ले लो, ध्यान दो, इस स्क्वायर में ये आपको लेंथ लेनी है और इसके सेंटर पे निकालना है, एक बार यहां से एक बार यहां से। देखो ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना है और नीचे जो एंगल बन रहा है कितना है, परफेक्ट स्क्वायर में ये 45 डिग्री बनते हैं, खत्म कहानी। इस बात को समझो, बना लिया ये। अब इसके बाद इसके अंदर अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो स्ट्रेट वायर के अंदर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये आर ये है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अच्छा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक काम करो, इस एल लेंथ को पहले इसमें डालो, तो एक एक स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी आएगी, l/4, जो हमारी टोटल थी उसकी आधी, ठीक है। और आर कितना दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है l/4 का भी आधा, l/4 का भी आधा, तो लिखो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइड, साइड कितनी है l/4, तो ये हो जाएगा l/8। अब इस l/8 को पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्क्वायर की आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई l/8। साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, तो यहाँ तो 1/√2 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर और बी सर्कल मैंने आपको निकाल के दे दिया, बाकी का क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज BC, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज BA, ठीक है। तो आप बताओ कि उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी है, BC, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितनी है, BA, ठीक है। अब सेंटर का फॉर्मूला क्या है, जो भी पीछे करा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r रेडियस उसने बोल रखा है, देख लेते हैं, ये देख लिया करो, छोटा r बड़ा r, कई बार गलती कर देता हूँ मैं। तो ये सेंटर की है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो किसी डिस्टेंस d पे जाता है, उसके बारे में कुछ बताया, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस r। अच्छा जी, ये डिस्टेंस भी r है,
तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की क्या होती है, देखते हैं क्या फॉर्मूला था। वो था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर है r के, पुट कर दो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ए की आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r² की पावर 3/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। म्यू नॉट ठीक है, आई ठीक है, r² अब कट जाएगा। यहाँ पर पावर दिखाई दे रही है मुझे 2 की पावर 1 और दूसरे वाले 2 की पावर 3/2 और r की पावर क्यूब। अब तो कट रहा है ना। म्यू नॉट ठीक है, आई ठीक है, अपॉन में r ठीक है, और यहाँ कितना बच रहा है 2 की पावर 5/2। अब एक्सिस क्या आ गई, सर्कल क्या आ गई, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसका रेडियस ए है, कैरीज अ स्टेडी करंट आई। ठीक है, ये लो स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक ठीक है। अब इसके अंदर इसका रेडियस क्या है ए। The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B dash at radial distance a/2 and 2a। अब करंट की डायरेक्शन आप मान लो ये, ठीक। अब बनाते हैं हम a/2। ये है आपका अप्रोक्सीमेटली a/2 और ये है 2a। तो ये तो पता चल गया a/2 और 2a में क्या डिफरेंस है, एक अंदर आ रहा है और एक बाहर आ रहा है। ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा था हमने, एग्जाम्पल नंबर शायद 8 है, देख लेना। अब देखते हैं आंसर। फॉर बी, जहां पर आपका जो रेडियस है वो a/2 है, तो पहले एक बात समझ लो, यहां पर जो रेडियस है वो छोटा है a से, तो करंट जो होगा वो पार्शियल आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा। सिर्फ इतने हिस्से में करंट जो आएगा उसकी बात करूंगा मैं, और इतने हिस्से में कितना करंट आएगा देखते हैं। मैंने तो आई डैश बोल दिया इसको, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो करंट डिवाइड बाय उसका एरिया इज इक्वल्स टू टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल एरिया, ये लेंगे हम। तो यहां से आई डैश दिखाई दे रहा है साफ साफ, वो है आई, इस a/2 को ऊपर ले जाते हैं, a²/4 बाय a²। ठीक है, π/2 यहाँ कट रहा है, तो यहां से आपका आई डैश आया I/4। अच्छा, ये तो आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई।
लेकिन इस बार है आई डैश, म्यू नॉट आई बाय 4 बी, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है, a बाय 2। तो यहां से आपका b आ जाएगा, आ जाएगा। देखो सारी टर्म्स दे रखी है, तो b आ जाएगा आपका म्यू नॉट, अब इस 2 को 2 से काट दो, म्यू नॉट अपॉन में पाई a और ऊपर i बाय 4, ये आपका b आया। अब दूसरा क्या कहता है, b डैश के लिए यहां पर आपको बोला है कि जो r है वो ट्वाइस ऑफ a है, मतलब बड़ा है, r जो है वो बड़ा है a से, मतलब करंट कितना लगेगा, फुल लगेगा। फॉर्मूला लगा दो सीधा, b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई में कोई चेंज नहीं आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कर दो आप, 2 पाई a, अब की a कितना है 2a, पहले था a बाय 2, अब है 2a, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a। देखो दोनों सेम लग रहे हैं मेरे को, ये b डैश है वो b है, तो b डैश बाय b या b बाय b डैश, तो 1:1 की रेशो आ रही है। देख चेक करते हैं क्या कहता है, 1, ठीक है। समझो इस बात को, याद क्या रखना है, अगर आप वायर के अंदर जाते हो तो जैसे जैसे एरिया कम होता जाता है करंट भी कम होता जाता है। ये लो अगला क्वेश्चन इसी बात पे आ गया, फॉर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। इसको आ जाओ, ये करेक्ट है सी, समझाता हूँ मैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज करेगी, क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक उसके अंदर का रेडियस बढ़ रहा है, मतलब अगर ये वायर है, ठीक है, तो इस वायर में ये था 0, फिर धीरे 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 बढ़ता बढ़ता ये ए हो गया, और इसके बाद ये क्या बढ़ रहा है, आर, आर बढ़ रहा है आपका 0 से लेके ए तक, फिर उसके बाद आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर इनवर्सली, मैं लिख देता हूं, जब तक आर छोटा रहेगा ए से तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगी, इसको बोलते हैं इनसाइड। और जब आर बड़ा होगा ए से, यानी कि आउटसाइड, तो उल्टा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं, हमने क्या फॉर्मूला देखा था मैग्नेटिक फील्ड का एक वायर के लिए, देखो B डॉट डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब आउटसाइड पे क्या लगेगा, आउटसाइड पे करंट पूरा होगा, तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर दिखाई दे रहा है साफ साफ, करंट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इनसाइड में क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनसाइड में करंट पार्शियल लगता है, करंट आई डैश लगता है, उसके अपॉन में एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जरा समझना, इसको उठा के मैं यहां ले जा रहा हूं, तो यहां से आई डैश जो आएगा वो आता है आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, आई की इस वैल्यू को उठा के बी में रखो, तो बी इनसाइड कितना आता है, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो आपका करंट है, मल्टीप्लाई में म्यू नॉट बाय 2 पाई आर। तो अगर मैं इस आर को काट भी दूं तो भी एक आर ऊपर बच जाता है, तो बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है आर के। तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझे इस क्वेश्चन को, तो यही बता रहा है ग्राफ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, आउटसाइड घटती है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट फिगर टू डिस्प्ले द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। पहली गलत है क्योंकि स्ट्रेट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरी तीसरी चौथी ठीक है, लेकिन चौथी में ये गलती है,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ भी रही है और जा भी रही है, ये भी गलत हो गई। तीसरी और चौथी काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी कैसे। अब करंट कैरिंग लूप ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, तो ये वाली डायरेक्शन ठीक लग रही है मेरे को, तो सारे एरो इधर होने चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ से तो दोनों ठीक लग रही है, लेकिन इस वाले में करंट कैरिंग लूप ये ऐसा है, ये लो, हाँ हो गया, उसमें क्रॉस ऊपर बनाया ना, तो यहाँ डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, सी आंसर होना चाहिए इसका। फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना आप। आगे चलते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, जरा ध्यान दो, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 0.5 मीटर, रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर सॉरी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको 500, ठीक है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, ठीक है। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उस सोलेनॉइड के अंदर, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब म्यू नॉट एन आई में जो छोटा एन है ये क्या है, इसे हम कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ दे रखी है, काम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ वायर टर्न्स इज गिवन बाय दिस। अच्छा, किससे होगी, इससे B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात गलत लिखे, n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ टर्न्स से इन्वर्सली नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए, पर यूनिट लेंथ भी दिए, डी होना चाहिए ऑप्शन। मैं बनाता हूँ आपका। सबसे पहले आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला था, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 2 पाई आर रेडियस है टोरॉइड का, तो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब लेंथ ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टोरॉइड ऑफ कोर ऑफ इनर रेडियस 0.025, अच्छा इसमें इनर रेडियस का कोड दिया, इसको मैं R1 ले रहा हूँ, और आउटर रेडियस 0.26 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, ठीक है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले एक तो आप एवरेज निकाल लो, रेडियस का मीन निकाल लो। रेडियस का मीन कितना होगा, 0.25 प्लस 26, डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 25.5, ठीक है। 0.25.5, ठीक है। यहाँ से रेडियस का मीन आ गया। अब रेडियस तो निकाल लिया, अब हमें निकालने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी बताया था मैंने आपको, लेंथ यहाँ क्या होगी 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स है 3500, टू ठीक है, पाई ठीक है, आर हमारे पास अभी हमने ऊपर निकाला है, तो आपके पास यहाँ से छोटा एन आ जाएगा। उसने मांगा क्या है, करंट दे रखा उसने 11 एम्पेयर, ठीक है, एन आई आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई। ध्यान बस इसमें देना था कि इसमें रेडियस का मीन निकाला हमने, और कुछ अलग नहीं किया। आगे अगला क्वेश्चन टोरॉइड का। अ टोरॉइड ऑफ कोर ऑफ इनर, ये तो सेम है, आगे चलते हैं। इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर placed 1 meter apart in vacuum are placed such that each carry 1 ampere current, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है एम्पेयर की। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा जो केस दिया है ये डेफिनेशन है एम्पेयर की।
1 एम्पेयर। क्या डेफिनेशन है देखो, अगर दो करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। अगर दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, ये होगा 2 इंटू 10 की पावर -7। अगर इतना फोर्स हो तो इन दोनों ही करंट कैरिंग वायर का करंट 1 एम्पेयर होगा। इसने उल्टा दे दिया, इसने कहा अगर करंट 1 एम्पेयर हो, 1 मीटर डिस्टेंस हो, तो फोर्स कितनी होगी। तो ये तो हमें पहले से पता है डेफिनेशन के हिसाब से, फिर भी हम एक बार इसकी फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट इन कॉइल 1 करंट इन कॉइल 2 लेंथ अपॉन में डिस्टेंस x। ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर दोनों की लेंथ दी हो तो आप L1 L2 दोनों भी ले सकते हो। चलो, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB और OCD, अब जरा ध्यान दो, AOB और OCD में O कॉमन है, तो मतलब यहाँ कट कट कर रही है दोनों वायर्स, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल। चलो यही बता दिया, ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से रखी हुई है, नाम लिख देते हैं AOB और COD, चेक कर लेते हैं ये, हाँ, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल विद ईच अदर, ठीक है, with one above the other such that O is their common point for the two. The wires carrying current I1 and I2 respectively. I1 and I2 respectively. Point P is lie at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane. अच्छा, अब इस प्लेन से परपेंडिकुलर तो अप और डाउन होगा, अप और डाउन मैं इस पे तो बना नहीं सकता, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। एक पॉइंट P है यहाँ पर, ये ऊपर मान लो आप इसको परपेंडिकुलर, ये इससे भी परपेंडिकुलर है और ये इससे भी परपेंडिकुलर है। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस है। चलो देखते हैं अभी क्या कहता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी व्हाट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी P पॉइंट पर वो क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल से क्या होती है। देखो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये एप्लीकेशन थी बायट-सावर्ट लॉ की, और फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई x साइन, अब यहाँ एंगल नहीं है, एक लॉन्ग वायर के लिए हम साइन 90 ले लेते हैं दोनों, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा और वो उससे 2 कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x, ठीक है। यहाँ पर x क्वेश्चन में d दे रखा है, डिस्टेंस d, ठीक है। अब एक एक करके देखो, सबसे पहले देखो B1 है म्यू नॉट I1 2 पाई d, B2 म्यू नॉट I2 2 पाई d। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो इनका जो बी नेट निकल कर आएगा वो वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम में फॉर्मूला क्या लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों परपेंडिकुलर रखे हैं तो कॉस थीटा 90 हो जाएगा, 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, और b1 b2 की वैल्यू ऊपर दे रखी है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग करंट 4 and 5 एम्पेयर, ठीक है। I1 I2 दे रखा है, इन सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दे रखा है। द फोर्स ऑन अ 0.20 मीटर सेक्शन ऑफ वायर इज
वॉट। अच्छा देखो यहाँ लेंथ दे रखी है, लेंथ एक की दे रखी है, दोनों की देते तो मैंने बताया था दोनों की भी लगा सकते हो, सब कुछ दे रखा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, जो भी पीछे मैंने आपको समझाया था, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी इंटू एल। डी कितना है, एल कितना है, और I1 I2 कितना है, सब दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स carry steady current II respectively. The distance between the wire is d. At a certain instant of time, a point charge q is at a point equidistant from two wires in the plane of wires. अच्छा, पहले आप ना करंट कैरिंग वायर बनाओ, दोनों में करंट I फ्लो कर रहा है। हाँ, दोनों में करंट I फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। बिल्कुल सेंटर में d है, एट द सेंटर एक चार्ज है q, जो उस प्लेन में चल रहा है जिस प्लेन में करंट चल रहा है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, अ पॉइंट चार्ज q इज एट अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, इक्विडिस्टेंस मतलब d/2 मतलब दोनों की फोर्स लगी तो बराबर लगेगी। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ वायर्स, वायर जिसमें है उसी प्लेन पे। ठीक है, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v। अच्छा, इसकी वेलोसिटी भी है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, q है, v है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है और साइन थीटा। अगर करंट यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ होगी, परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जरा इस बात को समझना। अब वो कहता है अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है चार्ज की, वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट का ये है, मैग्नेट है। तो आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। अगर ऐसा है तो थीटा 0 है, और अगर थीटा 0 है तो साइन 0 0 है, और साइन 0 0 है तो यहाँ लगने वाली फोर्स 0 है। ऑप्शन होना चाहिए 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक स्क्वायर लूप है ABCD, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कैरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड नियर अ कोप्लेनर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट। अच्छा देखो, ये प्लेन सेम है इनका, वो कह रहा है इस तरीके से रखिए कि XY प्लेन AB। अब आपको यहाँ पे एक तो करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं दी है, बस इस बात के लिए कि इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो जो इनकी जो भी चीज़ निकालनी होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे फोर्स निकालनी होती है जनरली, तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले फोर्स निकालो। XY से AB पर कितनी लगेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, फिर वही म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक में करंट है कैपिटल I, एक में है छोटा I, I L, लेंथ L बाय डिस्टेंस x। लेंथ L कहाँ दी है, देखो ये दे रखी। ठीक है, अब फोर्स निकालो DCD के लिए, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I, फिर से लेंथ तो L ही है और डिस्टेंस हो चुका 3/2L। अब आपको ये देखना है, अच्छा देखो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो F नेट जो आएगा, मैं FAB माइनस FCD कर रहा हूँ। ठीक है, नेट फोर्स पॉजिटिव निकालने के लिए, इसको उल्टा भी करोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे म्यू नॉट मेरे को कॉमन लग रहा है, 2 पाई मेरे को कॉमन लग रहा है, आई कॉमन लग रहा है, एल से एल ऊपर कटी गया था, बचा क्या है, एक में बचा 1/1/2 माइनस 1/3/2। ठीक है, समझो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। द वायर which connects the battery of a car to its starter motor carries a current of 300 ampere during starting. फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब फोर्स नहीं निकालनी है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखो, अभी जो बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। दूसरा करंट तो यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, पहले फॉर्मूला बना लेते, I1 I2 L अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करूँ। अगर मैं इस लेंथ को नीचे ले जाऊंगा तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा, यही निकालना है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में x, खत्म। अब ये निकालें कैसे, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, करंट दे रखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स आर 0.7 मीटर लॉन्ग एंड 0.15 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। लेंथ की तो जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। I1 I2 नहीं दिया तो मेरे को या तो दोनों ही करंट 300 के लेने पड़ेंगे, दोनों 300 लेने पड़ेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको चेक करना बेटा न्यूमेरिकली सॉल्व करके, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई 300 और डिस्टेंस है आपका 0.015। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वायर की लेंथ काम में नहीं ले रहा, मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, ठीक है, कैरिंग अ करंट I इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, अभी बताया था आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/d। दोनों पैरेलल वायर्स एक ही करंट लेकर घूम रही है I, इसलिए सेम करंट के लिए मैंने I लगा दिया। यहाँ देखो, यहाँ कहीं वर्ड सेम करंट लिखा था, यहाँ कहीं सेम करंट नहीं लिखा है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। तो म्यू नॉट I²/2πd ये ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर ऑप्शन में, वो यहाँ कह रहा है अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ठीक है, पहले यहाँ देखो, दो पैरेलल वायर जो है, पैरेलल का मतलब होता है अट्रैक्ट, पैरेलल का मतलब अट्रैक्ट, और रिपेल के लिए होनी चाहिए एंटी पैरेलल। मैं बना के दिखाता हूँ, ये पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और ये एंटी पैरेलल। खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट आर अरेंज एज शोन इन फिगर। ठीक है, द वायर सी वायर तो नाम लिखा नहीं है, विच कैरीज अ करंट 50 एम्पेयर, लो हो गया, ये सी है। सो रिप्लेस दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। अच्छा, कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक इसकी फोर्स निकालो, एक इसकी फोर्स निकालो, इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है तभी तो नेट फोर्स 0 आ रही है। तो फोर्स AC इक्वल टू फोर्स AB और BC।
होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई सी बाय एक्स। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बी आई सी अपॉन 15 माइनस एक्स। सी तो कट गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 पाई भी कट गया। ठीक है, तो क्या एक्स होना चाहिए वो चेक करो। चलो, तो यहाँ पे आपके बायट-सवर्ट लॉ और एम्पेयर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये लेक्चर 2 खत्म होता है।